जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज हो गया होमवर्क सीरीज का डे 2 है। डे 2 में हम लोग यहाँ पर बिहार को देखते हैं, हिस्ट्री को देख चुके हैं हम लोग, बिहार को अभी देखते हैं, फिर हम लोग साइंस को भी देखेंगे और पॉलिटी को भी देखते हैं। ठीक है, आपको बता दें अभी देखिए 12:44 रात का समय हो रहा है, लेकिन हम वीडियो को शूट कर रहे हैं आप लोग के लिए, इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। हमारा तो 1 महीना समझिए ना सोने का समय है, ना खाने पीने का कोई समय नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग होमवर्क सीरीज में जुड़िए, अपना लाभ उठाइए। आप 1 महीना मेहनत कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। और यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे प्राचीन इतिहास में। तो प्राचीन इतिहास में जो पाषाण काल हो गया और इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपका महाजन पद हो जाएगा, मौर्य काल हो जाएगा, ठीक है, मगध हो जाएगा। इन सभी चीजों को आज हम देखेंगे। बहुत बेहतरीन नोट्स हम बनाए हैं आप लोग के लिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वहां से जुड़ सकते हैं। चलिए, तो बिहार स्पेशल में प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ते हैं तो प्राचीन बिहार के इतिहास का स्रोत की पहले बात की जाती है। ठीक है, तो स्रोत कहाँ कहाँ से मिलता है बिहार के बारे में? पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत, ये 2 पॉइंट है। देखिए, पुरातात्विक मतलब क्या होता है कि कहीं से कोई चीज मिला हो, मान लीजिए कहीं गड्ढा खोदा जा रहा है, कहीं से कोई सामान मिला हो, ठीक है, कहीं पे कोई पत्थर पड़ा हो जिसका रिलेट बिहार से हो। अब साहित्य में क्या होता है, कोई धर्म वगैरह है, जैसे कोई धर्म है, कोई मतलब रामायण महाभारत कुछ हो गया जिसमें बिहार का मतलब जिक्र किया गया है, तो ये दोनों डिफरेंस होता है। आप देखते हैं हम लोग, आपको जब ही पूछेगा कि बिहार का प्राचीन साक्ष्य पुरातात्विक कहाँ मिला है, 3-4 पॉइंट याद रखिएगा माइंड में, अभी हम आपको सिखा दे रहे हैं। मुंगेर, सारण, चेचर वैशाली, मनेर पटना, यहाँ से मिला। ये 3-4 पॉइंट याद रखिएगा, यही आता है क्वेश्चन बार बार, बीपीएससी हो या दरोगा। पुरातात्विक साक्ष्य बिहार में कहाँ मिला है, तो आप कहिएगा मनेर, सारण, चेचर या मनेर, ये वैशाली, ये बस 3-4 पॉइंट याद रखिए, हो गया। ठीक है, जैसे मोरकालीन अभिलेख आपको मिला है कहाँ से? लोहिया नंद से, लोहिया नंदगढ़ से, लोहिया अरेराज से, रामपुरवा से प्राप्त हुआ। ये तीनों चीज से प्राप्त हुआ है मोरकालीन आपका अभिलेख। और ये कहाँ पर है? लोहिया वगैरह जो भी हम बोले हैं ये सब कहाँ पर है? पश्चिमी चंपारण में। कहाँ पे? पश्चिमी चंपारण में, बिहार के। ठीक है, अब देखते हैं बराबर की गुफा। बराबर की गुफा कहाँ पे? राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र से प्राप्त हुआ है। ठीक है, बराबर की गुफा से भी प्राप्त हुआ है, राजगीर से, नालंदा से, क्योंकि उधर क्या था, बौद्ध व्यक्ति ज्यादा रहते थे। ठीक है, उस समय वहां पे बहुत ज्यादा लोग रहते थे। पाटलिपुत्र एक मगध का बहुत बड़ा क्या था, क्षेत्र था, इसीलिए इन सभी क्षेत्रों से पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। अब हम लोग देखते हैं कि साहित्यिक जो है वो साक्ष्य कहाँ मिला है। जैसे रामायण से मिला है, महाभारत से मिला है, पुराण से मिला है। महाभारत आप देखे होंगे तो देखते होंगे जरासंध वगैरह जो है वो बिहार से रिलेट करता है। ठीक है, बौद्ध रचनाएं से मिली है, जैसे अंगुत्तर निकाय, जैन रचनाएं भगवती सूत्र। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट भी है, आपसे पूछ दिया जाएगा बौद्ध रचनाएं कौन है? अंगुत्तर निकाय। जैन रचनाएं कौन है? भगवती सूत्र। इसके अतिरिक्त यात्री के विवरण से मिला है। बहुत सारे लोग जो बिहार आते थे प्राचीन समय में, उनके मतलब बुक से भी मिला है। जैसे मेगास्थनी जो बुक लिखा था इंडिका, उससे भी मिला है बिहार की चर्चा, पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। फाहियान इति सिंह हैंसवांग का यात्रा विदांग, ये तीनों आपका चीन के थे। और ये सब जब यहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा लेने आए थे तो उनकी द्वारा जो बुक लिखा गया है उनमें भी बिहार का चर्चा मिला है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पाषाण काल में। जो जो पॉइंट हम आपको बताते हैं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, 110%। चलिए, अब पाषाण काल बताते हैं आपको दोस्तों। पाषाण काल में आपको याद रखना है मानव आखेटक एवं आपको खाद्य संग्राहक था। ये पॉइंट याद नहीं रखना है, आपको समझना है। पाषाण काल में क्या था? मानव आकेठक था, मतलब कि एक दूसरे जगह जाता था, वहां फल उल तोड़ के खा लेता था, फिर फेंक देता था, फिर आगे बढ़ता था, उधर से फिर लौटता था, देखता था ये जो बीज है वो फिर से पेड़ हो गया, फिर फल लग गया, ऐसे होता था। ठीक है, कल मुंद खाता था, भटकते रहता था, इसी को कहा जाता है आखेटक। दक्षिण बिहार के मुंगेर, नालंदा से प्राप्त हुए कुल्हाड़ी, चाकू, खुरपी। क्वेश्चन आपको यही बनता है कि पाषाण काल में बिहार में कहाँ से साक्ष्य मिला है, तो मुंगेर और नालंदा। 2 पॉइंट बस याद रखिए, क्या मिला है? चाकू, खुरपी, क्या मिलेगा उस समय, ये मिला है। ठीक है, अब चलिए, अब फिर आते हैं पॉइंट पे, हम लोग बात करते हैं आपका अलग पॉइंट पे। चलिए, अब आते हैं दोस्तों हम लोग नव पाषाण काल पे। देखिए, नव पाषाण काल किसे कहते हैं? मध्य पाषाण में कुछ है नहीं, वैसे भी नव पाषाण किसको कहते हैं अब आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए पूरा पाषाण काल है,
देखिए आपको हम बताते हैं, समझाते हैं। ये मान लीजिए ये है पाषाण काल। पाषाण काल को दो भागों में बांटा गया, तीन भागों में। पूरा पाषाण काल सबसे पुराना समय जब पत्थर का उपयोग होता था। ये मध्य पाषाण काल जब खुरपी वगैरह थोड़ा आने लगा। और नव पाषाण काल में क्या हुआ कि ठीक ठाक से लोग क्या करने लगे, कृषि वगैरह करने लगे, एक जगह बसने लगे। इसको ही नव पाषाण काल कहा जाता है। जो पत्थर का समय था, आकेटक भटकते रहते थे, वो सब पूरा पाषाण काल था। ठीक है, समझ गए होंगे। आपको हिस्ट्री में भी ये सब चीज पढ़ना है, तो हिस्ट्री में भी आप यहीं से समझ लीजिए। ठीक है, मानव इस समय कृषि करने लगे और घर बना करके रहने लगे। कब? नव पाषाण काल में। आपसे क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाएगा कोई अच्छा एग्जाम में कि मानव जो है कृषि कब स्टार्ट की, किस काल में, तो नव पाषाण काल में। चिराद, सारण जो है चिराद, चेचर, वैशाली, मनेर, पटना। ऊपर भी हम आपको बताए थे, यही दोनों तीनों ये पॉइंट याद रखिएगा, से हड्डियों और पत्थर के औजार मिले हैं। इस समय क्या हुए, एक अच्छा किस्म का औजार बनने लगे, जिससे हड्डी और पत्थर का औजार मिले हैं। चलिए, कैमूर की पहाड़ी, नवादा, जमुई की गुफा से चित्र मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नवपाषाण काल में बिहार में कहाँ से चित्र मिला है। जमुई हो गया, नवादा हो गया, कैमूर हो गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वैदिक काल देख लेते हैं। वैदिक काल में दो चार पॉइंट देख लेते हैं हम लोग साथियों। जैसे आर्यों द्वारा इस सभ्यता को स्थापित किया गया दो वर्गों में, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। बोलेगा कि वैदिक काल को किसने स्थापित किया, तो आर्यों के द्वारा। आर्य लोग कहाँ से आए थे, ये मान लीजिए भारत है, ये अपना भारत है। ये मध्य एशिया जो देखते हैं, यहाँ से आर्य लोग आए थे। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं, दो भाग में बांटा, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूछेगा पूर्व वैदिक काल का समय कितना था, 1500 से लेकर 1000 बीसी। बीसी मतलब क्या होता है आपका, बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक है, मतलब पीछे वाला समय, ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। अब आपको हम समझा देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे डेट 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2, ऐसे ही 1000 भी आया, ऐसे ही 2000 भी आया, अभी कितना है 2025। ऐसे यहाँ से पीछे गया तो -1 -2 -550 बीसी या ईसा पूर्व, ऐसे ही अभी ईस्वी लिखते हैं। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 से लेकर 600 बीसी। इसका विस्तार आपका गंडक नदी के आसपास में हुआ। इसका विस्तार आपका बिहार में हुआ, इसका बिहार आपका गंडक नदी के आसपास हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट कुछ। बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा शतपथ ब्राह्मण में की गई। ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है, इसकी चर्चा कहाँ की गई है, शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में बिहार को कीकट और वात्स्य शब्द से संबोधित किया गया है। कभी पूछ दिया जाएगा बिहार को कीकट कब कहाँ कहा गया है, तो ऋग्वेद में। वाराह पुराण में कीकट को अपवित्र प्रदेश कहा गया है। वाराह पुराण जो है उसमें कीकट को क्या क्या कहा गया, अपवित्र प्रदेश। पूछ देगा कीकट क्या है, कीकट को क्या कहा गया वाराह पुराण में, तो अपवित्र प्रदेश। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप साथियों हम लोग आते हैं आपका महाजन काल में। अब आते हैं महाजन काल में। देखिए, जानकारी प्राप्त कहाँ से होती है महाजन काल की, अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र। ठीक है, याद रखिएगा दोनों पॉइंट। अंगुत्तर निकाय किसका है, तो यह बौद्ध धर्म का एक मतलब ग्रंथ है। और भगवती सूत्र किसका है, जैन धर्म का, से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, समझ गए आप। जानकारी क्या मिलती है, यहाँ से जानकारी मिलती है। टोटल 16 महाजनपद थे, टोटल 16 महाजनपद थे, जिसमें 3 महाजनपद बिहार में थे। आपको 3 महाजनपद बिहार में थे, कौन कौन सा हो जाएंगे, वज्जी जो लिच्छवी जिसको कहते हैं, इसकी राजधानी वैशाली थी। दूसरा मगध जिसकी राजधानी राजगिरी। तीसरा अंग जिसकी राजधानी चंपा। प्रथम गणतंत्र कौन थे, वैशाली, आपको जो हम बोले थे। मगध जो है, मगध सबसे शक्तिशाली थे और 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। मगध जो था 5 पहाड़ियों, जो आपका पाटलिपुत्र मगध वगैरह है, वो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, इसलिए इसका नाम राजगीर पड़ा। अंग जो था ये भागलपुर एवं मुंगेर वाला क्षेत्र था। अंग जो था ये भागलपुर और मुंगेर वाला क्षेत्र था। अब वैशाली जानते ही हैं, वैशाली का जो क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। मगध एवं अंग महाजनपद का वर्णन सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। ये मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा। अब हम लोग साथियों यहाँ पर मगध एवं उनके राजवंश के बारे में देखते हैं। हम जो भी पॉइंट इंपोर्टेंट किए हैं मोस्ट वीवीआई सब है। जैसे मगध के बारे में जानते हैं, स्थापना इसका बृहदत्त ने किया था। इसके पुत्र जरासंध प्रसिद्ध शासक था, जिसकी चर्चा आपको मिला है कहाँ पर, तो महाभारत में भी। मगध 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी। प्रथम राजधानी इसकी थी राजगिरी। ये बार बार पूछा गया है, मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी, राजगिरी।
उर्वर भूमि, नदियां, खनिज, वन के कारण आर्थिक संपन्न था। इसका मतलब समझिए कि मगध जो क्षेत्र था ना साथियों, ये मतलब भारत है, मान लीजिए ये भारत है और यहाँ पर था मगध, ये वाला क्षेत्र। मगध जो था ना, पटना के क्षेत्र, इसमें क्या था, पटना, नालंदा, राजगीर वगैरह सब आता था। तो इस क्षेत्र में क्या था कि सबसे पहले तो गंगा नदी यहाँ से बहती थी। गंगा नदी बहती है तो जहाँ से नदी बहती है ना, उसके आसपास का भूमि बहुत ही उपजाऊ होता है, उर्वर भूमि थी। खनिज था, आप जानते हैं बिहार में बहुत सारा खनिज, आपका अभी ना झारखंड अलग हो गया है, उस समय इसी के अंतर्गत था, तो बहुत सारा खनिज था यहाँ पर, लोहा था, कोयला था, बहुत सारा चीज। तो कोयला वगैरह का प्रयोग नहीं होता था, लेकिन लोहा वगैरह था। चलिए, वन था, वन मतलब था तो लकड़ी वगैरह का प्रयोग बहुत ज्यादा होता था। और वन था तो वन में क्या था, हाथी था बहुत ज्यादा, ठीक है, याद रखिएगा, जिससे मतलब कि युद्ध करने में बहुत सहायता मिलता था, संपन्न था। अब आते हैं हम लोग हर्यक वंश के बारे में। स्थापना बिंबिसार ने किया था, 1544 बीसी में किया था। वास्तविक संस्थापक मगध का यही था। आपको पूछेगा कि मगध का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था, याद रखिएगा। बिंबिसार की पत्नी जो है 3 थी। पहली पत्नी आपका नाम था कौशल देवी, नाम नहीं आपको याद रखना है, दहेज में काशी प्राप्त हुआ था इसे। दूसरी पत्नी थी चेलना, जिससे लिच्छवी राजा के चेटक की पुत्री थी, लिच्छवी राजा के चेटक की पुत्री, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तीसरी पत्नी थी क्षेमा, जो पंजाब के मध्य राजकुमारी। देखिए इन्होंने क्या किया, अपने जो है क्षेत्र का विस्तार कैसे किया, हम आपको बताते हैं। ये मान लीजिए है भारत, और यहाँ पर थे राजा बिंबिसार, और यहाँ पर है वैशाली। तो इन्होंने क्या किया, काशी का है, काशी वाला क्षेत्र मान लीजिए इधर है, तो मतलब कि काशी शादी किया, दहेज में काशी ले लिया, मतलब उसको मिला लिया। चेलना से शादी किया तो वैशाली ले लिया। फिर पंजाब से शादी यहाँ पर किया, किससे, आपको पंजाब के राजकुमारी क्षेमा से, तो पंजाब को मिला लिया। मतलब आपको ये भी क्वेश्चन बना के पूछा गया है एक बार कि संबंध बना करके विस्तार करने वाले शासक कौन था, तो बिंबिसार था। आपको हम डीप में ये चीज बता रहे हैं, ठीक है साथियों। चलिए अब बढ़ते हैं। अवंती के शासक चंड प्रद्योत से मैत्री संबंध किया, इसके इलाज के लिए उन्होंने जीवक को भेजा था। जीवक एक बहुत ही बड़ा आयुर्वेदिक उस समय डॉक्टर माने जाते थे। तो किसके दरबार में जीवक रहता था, ये क्वेश्चन बनता है, पूछा गया है, तो आप याद रखिएगा किसके दरबार में रहता था, तो बिंदुसार के दरबार में, ठीक है। किसके लिए भेजा था, चंड प्रद्योत, ये इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसके दरबार में रहता था ये इंपोर्टेंट है। 492 में इसके पुत्र अजात शत्रु ने इसकी हत्या कर दी, इंपोर्टेंट है। किसकी, बिंदुसार की हत्या किसने की, अजात शत्रु। अब देखिए अजात शत्रु का शासन काल है 492 460। वास्तविक नाम इसका कुनिक, इसको कुनिक कहा जाता है। कौशल देवी की मृत्यु के बाद प्रसेनजीत ने कौशल वापस ले लिया था, जिसे अजात शत्रु ने युद्ध करके फिर जीता। प्रसेनजीत की बेटी से विवाह वजीरा से किया। अब देखिए आपको एक पॉइंट यहाँ समझाते हैं, थोड़ा समझिए कि इसका जो पिता था, अजात शत्रु जो पिता था, कौन, बिंदुसार, ये क्या किया था, कौशल देवी से शादी किया था। और यहाँ पर क्या हो गया, कौशल देवी की जब मृत्यु हो गया ना, प्रसेनजीत ने कौशल वापस ले लिया। जो इसका जो मतलब कि भतीजा वगैरह जो भी था, उन्होंने क्या किया कि बिंदुसार के बेटा से वो अपना दिया हुआ सारा मतलब जितने भी क्षेत्र था सभी वापस ले ले, कौन, प्रसेनजीत। लेकिन अजातशत्रु ने फिर से क्या किया, युद्ध करके और वो जीता। यहाँ से क्वेश्चन बनता नहीं है, आपको हम समझाने के लिए बोले हैं सिर्फ। चलिए, वजीव व मल्लों को पराजित किया, कौन, आपको अजातशत्रु। शुरू में जैन धर्म मानता था, बाद में बौद्ध धर्म मानने लगा था। प्रथम बौद्ध संगीति इन्हीं के शासनकाल में, ये मोस्ट वीवीआई है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा अजातशत्रु किस धर्म को मानता था, तो आप वहां पे बोलिएगा कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में यहीं पे हुआ था। कहाँ पे, तो पाटली, यहाँ पर राजगिरी में कौन कराया था आपका, तो कराया था अजातशत्रु ने। उद्यन द्वारा पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी गई। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक बात आपको बताते हैं। एक था बाप ये बिंबिसार की हत्या कर दी अजातशत्रु को उसका बेटा ने हत्या कर दी उद्यन। तो हत्यारों का वंश कहा जाता है हर्यक वंश को, ठीक है, अपने ही सभी को वंश का हत्या। उद्यन द्वारा पिता की हत्या कर दी गई। राजधानी परिवर्तन किया गया, राजगिरी से पाटलिपुत्र लाए गए। ये मोस्ट वीवीआई हम लिखे हैं, मतलब उद्यन जो था वो राजधानी परिवर्तन करके राजगिरी से पाटलिपुत्र लाए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आते हैं शिशुनाग वंश।
412 से 344 तक चला। वैशाली को राजधानी बनाया था, ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ऐसा कौन शासक पहला हुआ जिसने पाटलिपुत्र से राजधानी हटा के वैशाली बनाया? तो शिशुनाग। अवंती के राजा अवंतीवर्धन को पराजित करके मगध में मिला लिया। शिशुनाग की मृत्यु बाद काला अशोक मगध का राजा बना। काला अशोक राजा बना। अब काला अशोक के बारे में देखते हैं। काला अशोक के बारे में देखते हैं। पुराणों में इन्हें काकवर्ण कहा गया है। पुराणों में क्या क्या कहा गया है? काकवर्ण कहा गया है। मगध की राजधानी पुनः पाटलिपुत्र कर दिए। ठीक है। 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति कराए। याद रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगीति कराए। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन थे? आपका नंदी वर्धन था। ठीक है, नंदी वर्धन था। ठीक है साथियों। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं नंद वंश। ठीक है, यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। आपका नंद वंश हो गया, आपका मौर्य वंश हो गया। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है मगध में। तो हम लोग देखते हैं। अगर बात करते हैं नंद वंश का, तो इसका शासन काल कब से कब तक रहा? 344 से 321 ईसा पूर्व। महापद्नंद, ठीक है, ये जो था शिशुनाग वंश को समाप्त करके नंद वंश के संस्थापक थे। कौन? महापद्नंद। इन्होंने एकराट या एक छत्र की उपाधि धारण किया था। आपको पूछा जाएगा एकराट या एक छत्र का उपाधि किसने धारण किया था? महापद्नंद। ठीक है। पुराणों में परशुराम का दूसरा अवतार इन्हें कहा गया है। ठीक है। मगध का सर्वाधिक विकास किसने किया? महापद्नंद ने किया। वो व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि इन्हीं के समकालीन थे। आपसे पूछा जाएगा जो ये पाणिनि जो थे, पाणिनि व्याकरण के बहुत बड़ा ज्ञाता थे। ठीक है, विद्वान थे। ये किनके समकालीन थे या किनके दरबार में थे? तो पदानंद का मतलब के समकालीन थे ये। ठीक है, ये याद रखिएगा बस। अंतिम शासक धनानंद था। इस वंश के अंतिम शासक जो थे वो आपको धनानंद था। इसी समय सिकंदर ने आक्रमण किया था। इसके अंतिम शासक कौन था? धनानंद। इसी समय सिकंदर ने आक्रमण किया था, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम लोग मौर्य वंश के बारे में देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट। ठीक है, देखिए आपको एक पॉइंट बताते हैं। ये जो धनानंद जो है, धनानंद बहुत ही क्रूर शासक था। धनानंद किसी का बात नहीं सुनना चाहता था। आप एक सीरीज भी देखे होंगे चंद्रगुप्त मौर्य करके, जिसमें क्या होता है, चाणक्य जो है इनके दरबार में आता है, कहता है कि जो सिकंदर जो है वो आगे बढ़ रहा है, आप जो है अपनी सेना लेके चलिए और सहायता कीजिए। इन्होंने अपमानित करके चाणक्य को अपने दरबार से लात मार करके निकाल दिए थे। चाणक्य का जो बाल खुल गया था, उन्होंने शपथ लिया था कि जब तक हम तुम्हें सिंहासन से हटा नहीं दे तब तक ये चोटी में नहीं बांधूंगा। ठीक है, तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाता है आगे। ठीक है, तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य से देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। सबसे पहले मौर्य वंश के बात करते हैं। 321 से 184 ईसा पूर्व में क्या हुआ था? इसके शासन चला था चंद्रगुप्त मौर्य। जस्टिन एवं ट्रूब्रो ने इसे सेंड्रोकोटस कहा है, याद रखिएगा, ये मोस्ट वीवीआई पॉइंट है। लुटार्क एवं एरियन ने इन्हें एंड्रोकोटस कहा है। ये दो विज्ञान जैसे विद्वान लोग हैं जिन्होंने सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा है। क्वेश्चन बना था कि एंड्रोकोटस किसे कहा गया था? तो चंद्रगुप्त को। गुरु थे चाणक्य, ठीक है, जिसे कौटिल्य भी कहा जाते थे। आपको पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे, चाणक्य या कौटिल्य? दे देगा, दोनों एक ही चीज है। इन्हीं के सहायता से ये शासक बने। 305 ईसा पूर्व सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकड निकेटर से युद्ध हुआ। अब देखिए क्या होता है कि चंद्रगुप्त का युद्ध किससे हुआ? सेल्यूकड निकेटर से। चंद्रगुप्त जो था उस समय जब सिकंदर की जब मृत्यु हो गई, उसके सेना में कौन था? सेल्यूकड निकेटर। इनसे युद्ध हुआ किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया कि इनको हराया। किसको? सेल्यूकड निकेटर को हराया और इनसे जीते कौन कौन सा क्षेत्र? देखिए काबुल, कंधार, मकरान, हेरात। ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं भारत में, अगर मैपिंग के थ्रू हम लोग देखते हैं, ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये सब भाग कौन जीते? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, जो हम लोग काबुल देखते हैं अफगानिस्तान में वर्तमान समय में, काबुल, कंधार, मकरान और हेरात, 4 प्रांत जीते। आपसे क्वेश्चन यदि डीप में जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकड निकेटर से क्या 4 क्षेत्र जीता? तो काबुल, कंधार, मकरान और हेरात।
बदले में हाथी दिए। देखिए क्या हुआ कि क्या एक कहानी हम आपको बताते हैं, उससे समझ हो जाएगा। सेल्यूकस निकेटर क्या किया कि इससे लड़ाई किया, मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध किया। मान लीजिए चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हरा दिया और उसकी इसकी पुत्री हेलेना से शादी कर लिया। हेलेना से क्या किया, शादी कर लिया। ठीक है, जब ये हार गए सेल्यूकस निकेटर तो उन्होंने क्या बोला कि आप जो है मेरी पुत्री से शादी कर लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य को शादी कर लिया। सेल्यूकस ने बेटी के देखभाल के लिए मेगास्थनीज को साथ भेजा। ये मेगास्थनीज जो व्यक्ति है मगध में, सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को साथ भेजा किसको देखभाल के लिए, हेलेना का, कि कोई तरह का तुमको दिक्कत नहीं वहां पे हो पाए, तुम जाओ। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर ने किसको साथ भेजा मगध में, मेगास्थनीज को। जब मेगास्थनीज यहाँ मगध में आया तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उससे पूछा कि एक बात बताओ कि हमला क्यों तुम लोगों ने हम पे किया था, मतलब ज्यादातर बात यही सब हुआ। तो इन्होंने कहा कि हमें हाथी की आवश्यकता थी, मगध में हाथी बहुत अत्यधिक थी, आप लोग हम ऊपर बता चुके हैं। तो इन्होंने क्या किया, खुशी से बहुत सारा हाथी यहाँ से भेजवाया। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य किसके पास, तो सेल्यूकस निकेटर के पास। ठीक है ना। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, जब मेगास्थनीज आए कहाँ पर, मगध में आए, मगध वाले क्षेत्र में, जैसे कि ये पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र में आए, यहाँ पर मगध के क्षेत्र में कौन आए, तो मेगास्थनीज आए। इंडिका पुस्तक लिखे। कौन पुस्तक लिखे, इंडिका पुस्तक लिखे। और ये पुस्तक बार बार पूछा जाता है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो मेगास्थनीज के द्वारा। ठीक है, और पाटलिपुत्र का इसमें वर्णन किया गया कि पाटलिपुत्र जो था लकड़ी के एक बहुत ही विशाल भव्य महल था, जिसमें राजा, मतलब कि हर एक दिन राजा एक कमरे में नहीं सोया करते थे, अलग अलग कमरे में सोया करते थे। राजा जब निकलते थे तो एकदम से पक्षी चारों तरफ से ऐसे करके मतलब कि घूमते रहती थी। बहुत तरह की बात बताया गया है किस पुस्तक में, तो इंडिका पुस्तक में, मतलब पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है मेन रूप से। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजगद्दी त्याग करके श्रवण बेलगोला कर्नाटक चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चले गए। जैन धर्म अपना लिए, संलेखना विधि से इनकी मृत्यु हो गई। अब हम आपको बताते हैं, देखिए आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन क्या कि चंद्रगुप्त कौन सा धर्म अपनाए हुए थे, तो जैन धर्म अपनाए थे। चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई, तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक चंद्रगिरी पर्वत पर। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, लास्ट के समय में अपना सब कुछ त्याग करके चले गए कहाँ, कर्नाटक में चले गए, और इन्होंने राजगद्दी को त्याग दिया। ठीक है, राजगद्दी को त्याग दिया, जैन धर्म अपना करके। संलेखना विधि क्या होता है, बिना पानी खाना खाए हुए आप आराम से अपने मतलब कि ध्यान में लग जाते हैं, शरीर अपने आप क्या होता है, मृत्यु की ओर चलती रहती है। ठीक है ना, और आपका मृत्यु हो जाता है, शरीर त्याग देना, ये से कहा जाता है संलेखना विधि। चलिए नेक्स्ट उत्तराधिकारी क्या हुआ मौर्य वंश का, बिंदुसार। देखिए बिंबिसार कुछ और था, बिंदुसार कुछ और है, याद रखिएगा। बिंदुसार कुछ और था। जब हेलेना की गर्भ में, चंद्रगुप्त की पत्नी जो हेलेना थी उसके गर्भ में बिंदुसार था, तो जब ये जन्म लिया था कि बिंदु था इसके मतलब कि सर पर एक बिंदु था, तो बोला गया इसका नाम बिंदुसार रहेगा। ठीक है, 298 से 272 ईसा पूर्व। अमित घात, इसे क्या कहा जाता है, देखिए अमित घात सिंह सिंह आदि नाम इसका दिया गया था। बोला जाएगा अमित घात किसे कहा जाता था, तो बिंदुसार को। एस्ट्रेबो के अनुसार सीरिया के राजा इटियोकस ने डायमेकस राजदूत भेजे थे। देखिए सीरिया के राजा जो थे एटियोकस ने डायमेकस राजदूत किसके दरबार में भेजे थे, तो बिंदुसार के। क्वेश्चन बना है कि सीरिया के राजा जो थे डायमेकस राजदूत किसके दरबार में भेजे थे, तो बिंदुसार के दरबार में। तक्षशिला में हुए युद्ध को दबाने के लिए अशोक को भेजा था। उसी समय तक्षशिला में युद्ध हो गया था, तो अपने पुत्र अशोक को क्या दबाने के लिए भेजा था, तक्षशिला में युद्ध। तक्षशिला कहाँ पर है, अब आपको मैप में बताते हैं। देखिए ये वाला जो भाग था, ये पाकिस्तान वाला भाग, ये था, यहाँ पे तक्षशिला था, और सबसे बड़ा आपको विद्या का केंद्र यहीं पर था। ठीक है ना, जहाँ के गुरु कौन थे, चाणक्य तक्षशिला में ही पढ़ाते थे, और एक आपका विश्वविद्यालय था नालंदा में। यहाँ था तक्षशिला, यहाँ था नालंदा। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा था, किसने, बिंदुसार ने भेजा था, याद रखिएगा।
आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अब देखिए अलग अलग धर्म होता है, शैव धर्म होता है, आपका जैन धर्म होता है, आजीवक संप्रदाय होता है। तो बिंदुसार ने किसको अपनाया? आजीवक संप्रदाय को अपनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनाया जैन धर्म को। अशोक अपनाएंगे बौद्ध धर्म को। अशोक के बारे में देखते हैं अब हम लोग। अशोक 269 से 232 ईसा पूर्व। देखिए बिंदुसार के मृत्यु के 4 साल बाद राजा बना। पहले उज्जैन का राज्यपाल था। ठीक है, आपको याद रखना है बिंदुसार की मृत्यु जब हो गई उसके 4 साल बाद कौन राजा बना? अशोक। कहा जाता है अशोक का बहुत सारा भाई था, सभी भाई को मारते मारते अशोक ने बाद में जाकर के राजा बना। 4 साल गृह युद्ध में लग गया समय, ये कहा जाता है। ठीक है, इतिहासकारों द्वारा। पहले कहाँ के राजा, ये कहाँ के थे राज्यपाल? उज्जैन के। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अशोक के राजा बनने से पहले वो कहाँ के राज्यपाल थे? तो उज्जैन के। पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक है ना, पुराणों में इसे अशोक वर्धन कहा गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मास्की गुर्जरा अभिलेख में अशोक कहा गया। आपसे पूछा जाएगा कि अशोक को अशोक किस अभिलेख में कहा गया है? तो मास्की और गुर्जरा। अब आपको एक कंफ्यूजन होगा कि अभिलेख क्या होता है सर, हमें नहीं पता है। देखिए पहले के जो राजा महाराजा था ऐसे करके एक एक पोल टाइप का या मतलब कि एक मतलब दीवार टाइप का बनवा देते थे पत्थर पर। इस पे लिखवाते थे कुछ कुछ कि हम अशोक है, हम ये काम कर रहे हैं। जैसे अभी जैसे देखते हैं रोड बनता है, कोई ग्रामीण रोड बनता है तो देखते हैं ना कि जहां से कटता है, जहां से जैसे मेन रोड है वहां से हम लोग किसी गांव में एंट्री करते हैं तो वहां पे एक बोर्ड लगा दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में बना हुआ रोड है, ऐसे कुछ लिखा दिया जाता है ना। ऐसे ही अभिलेख हुआ करता था। ठीक है साथियों, आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया होगा हमें लगता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध अपने शासन के 9वें वर्ष 261 बीसी में हुआ था। आपको याद रखना ये युद्ध जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जाएगा कलिंग युद्ध शासन के कौन से वर्ष में हुआ था? तो 9वें वर्ष में। जब शासन किए थे अशोक उसके 9वें वर्ष में हुआ था, कलिंग युद्ध हुआ था। अच्छा कलिंग युद्ध कहाँ पे है आपको हम बताते हैं। जैसे कि ये है, यहाँ पर हो गया मगध, यहाँ पर हो गया आपका कलिंग। ये जो उड़ीसा वाला भी क्षेत्र वर्तमान में यही था कलिंग। ठीक है, इस पे युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध में बौद्ध धर्म अपनाया, पहले शैव धर्म अपनाए हुए थे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिए। ठीक है, पहले शैव धर्म के थे। देखिए क्या हुआ था कि जब अशोक जो है, एक कहा जाता है कि चीन से एक बौद्ध भिक्षु वहां से आ रहे थे, अशोक को देखा कि अशोक ने जो कलिंग युद्ध किया था तो चारों तरफ वो अपने किताब में वर्णन करते हैं कि खून ही खून था एकदम से चारों तरफ। पांव जहां पर भी व्यक्ति रखते हैं, कहा जाता है अशोक ने अपने जीवन काल में सबसे बड़ा युद्ध वही किए थे, नरसंहार किए थे। नरसंहार मतलब लोगों को, मतलब लोग नहीं समझना, सबको गर्दन काट दिए, एकदम से एकदम खूने खून था। उसी के बाद कहा जाता है कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन हो गया और बौद्ध धर्म इन्होंने ज्वाइन कर लिया और एकदम से सभी लोगों को अच्छा नजर से देखने लगे, बढ़िया से, एकदम किसी को भी हमला नहीं करना। उक्त गुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। याद रखिएगा, बोला जाएगा कि किसने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी? तो उपगुप्त ने दिया, उपगुप्त ने दिया। ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग। धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र, ठीक है, धर्म के प्रचार के लिए यहाँ पे देखिए, धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमिता को श्रीलंका भेजा। ठीक है, दोनों को, पुत्र जो था आपका महेंद्र और संगमिता, दोनों को कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। नेक्स्ट, तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में कराए। अशोक जो है तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ कराए? पाटलिपुत्र में कराए आपका। और देख लेते हैं मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। तो साथियों ये रहा मेरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो जो हम आपको बोले इंपॉर्टेंट फैक्ट उसको आप देखिए, वहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।